हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिस्ट्री है यानी सामाजिक अध्ययन है, उस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के बारे में। तो चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस सारी स्टार्ट कर दी गई है। इस शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, संस्कृत, मैथ और साइंस ये क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं की हैं तो आप चैनल पे जाइए और वहां पे आप चेक करेंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस करिए और नोट्स बनाइए। और एक बात और, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है नोट्स कैसे चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए या पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद एक पूरी नोट्स एक सब्जेक्ट की चाहिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। आज हम सामाजिक अध्ययन का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, अध्याय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है वो है आपका इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने का स्रोत। आज हम देखेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास का महत्व क्या है और इतिहास को हम कैसे जानते हैं। मतलब कि भूतकाल में यानी बहुत समय पहले, हजारों वर्ष पहले क्या क्या हुआ है उसको हम किस माध्यम से आज के टाइम में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से आज पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इतिहास की उत्पत्ति। तो देखिएगा, इतिहास हिस्ट्री शब्द का रूपांतर है। देखिएगा, इतिहास किसका रूपांतर रूपांतर है? हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका इंग्लिश में बोला जाता है और हिस्ट्री ही शब्द का हिंदी में रूपांतर आपका इतिहास है। ठीक। और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुई है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुई है। ठीक, हिंदी में इसका अर्थ है वास्तविक रूप से घटा हुआ। ठीक, हिस्टोरिया का मतलब क्या हुआ? वास्तविक रूप से घटा हुआ। ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा हिस्टोरिया से हुई है। ठीक, आपको ऑप्शन ऐसा दे देगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। हिस्टोरिया दे देगा, हिस्टोरिका दे देगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चीजें ध्यान से पढ़ेंगे तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फिर से समझिएगा। इतिहास जो है, हिस्ट्री यानी अंग्रेजी में हिस्ट्री जो है उसी शब्द का रूपांतर रूपांतर है। ठीक है, और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हिस्टोरिया से हुई है और हिस्टोरी का अर्थ होता है हिंदी में वास्तविक रूप से घटा हुआ। यानी भूतकाल में जो वास्तविक यानी जो सच्ची घटनाएं हैं जो घटित हुई है, वही आपका इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा इतिहास का अर्थ क्या है। समझिएगा, जैसा आप सभी को पता है इतिहास मतलब क्या होता है कि जो भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं वही आपका क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब देखिएगा, इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र है। यानी कहने का मतलब ये है कि इतिहास क्या है कि जो भूतकाल में घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं का विवरण किया गया है, वही आपका क्या है? इतिहास है। बहुत सारी बुक्स है उसमें, जैसे कि मान लीजिए मुगल काल हो गया है ना, बहुत सारे काल जो है, बहुत सारे वंश जो है, मौर्य वंश हो गए, जो भी अतीत में यानी जो भी बहुत समय पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी राजा वंश जो भी शासन किए हुए हैं, सभी का क्या है? विवरण है। यानी सभी को जो है आज के टाइम में जो बताया जा रहा है वही आपका क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि समुदाय की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आदि घटनाओं को इतिहास के माध्यम से छात्रों के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि अतीत का चित्रण उनकी मस्तिष्क पटल पर भली भांति अंकित हो जाए। कहने का मतलब ये है कि भूतकाल में जितनी भी समुदाय थे, ठीक, जो भी वंश थे, जो भी शासन काल में जो भी शासक थे, उन सब की राजनैतिक स्थिति, आर्थिक, धार्मिक जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी, इतिहास के माध्यम से ही छात्रों को क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। छात्रों को इतिहास के माध्यम से ही उन सारी घटनाओं को उनके आगे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, ताकि क्या हो कि जो अतीत में बीत चुका है, अतीत में जो जो चीजें हुई हैं और हमने कैसे कैसे धीरे धीरे
अब जाके इतना डेवलप कर लिया, सारी चीजें बच्चों के माइंड में सेट हो जाए। यही आपका इतिहास का मेन मोटो है। ठीक है, तो ये आपका इतिहास का अर्थ है। अब हम देखेंगे कि इतिहास का महत्व क्या होता है। ठीक, इतिहास का महत्व क्या होता है, तो सबसे पहले समझिएगा, पहला है आपका इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है, जिससे हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतिहास हमारे सामाजिक वातावरण को क्या करता है, प्रकाशित करता है। कहने का मतलब है कि इतिहास के द्वारा हम ये देखते हैं कि पहले का हमारा जो समाज था वो कैसे था और वर्तमान में हमारा समाज किस तरीके से हो गया है। तो हम इन सब चीजों को क्या करते हैं, वर्तमान में समझते हैं। ठीक, इतिहास में इस तरीके की अवधारणाएं थी, अभी हम प्रेजेंट में ऐसे हैं और भविष्य में हम और बेहतर कर सकते हैं। तो इतिहास का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है। ठीक, इतिहास का एक महत्व ये भी है। दूसरा देखिएगा, ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। यानी जैसे ऐतिहासिक तत्व तथ्य हैं, यानी जो हिस्ट्री से संबंधित तथ्य हैं, जैसे सन हो गया, ठीक, कोई जैसे कि आपका आंदोलन वगैरह हो गए, तो इन सबको याद करने से छात्र की जो याद करने की क्षमता है, ठीक, स्मरण शक्ति, उन सब का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इतिहास के द्वारा क्या होता है कि अलग अलग राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति, परंपरा के हर चीजों के बारे में क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है सिर्फ एक इतिहास के द्वारा। क्योंकि इतिहास में जो है हर एक देश के बारे में वर्णन होता है और किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है। आपके फिजिक्स में, साइंस में, मैथ में क्या होता है, नहीं होता है। इतिहास में ही, इतिहास ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग राष्ट्रों के बारे में, उसके समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसकी परंपरा के बारे में सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बताया जाता है, जिससे जो है हमें उन सब चीजों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि चीन की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, तो हम लोगों ने ये सब कहाँ से पढ़ा है, इतिहास के द्वारा ही ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, अब देखते हैं अगली, विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हमारी कल्पना शक्ति, यानी हमारी जो इमेजिनरी करने की पावर है, यानी जो हम सोचने की पावर है, इमेजिन करने की पावर है, इन सब का भी विकास होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंसान अगर अकेला कोई कार्य करेगा तो उसकी उन्नति क्या होती है, उसकी क्या प्रोग्रेस होती है। जैसे मान लीजिए किसी काम को करना है और वो काम बहुत ज्यादा है, तो कोई अगर एक सिंगल व्यक्ति उस काम को करना चाहेगा, तो क्या वो जल्दी से उस काम को करके खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर यहीं पे बहुत सारे आदमियों का समुदाय बन जाए या ग्रुप में वह कार्य करे, तो वह कार्य जल्दी से फिनिश हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे समुदायों के सहयोग से, बहुत सारे जातियों के सहयोग से हमारे देश की क्या हुई है, उन्नति हुई। ठीक, यानी वो प्रोग्रेस हुई है हमारे देश की। ठीक, अब देखिएगा, इतिहास जानने के स्रोत, हम लोग प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान में इतिहास में क्या हुआ है, यानी भूतकाल में क्या क्या हुआ है, हम कैसे जाने, कैसे हम जाने हैं, कैसे हम जानते हैं हर चीजों को। तो देखिएगा, विद्वानों ने जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे निम्नवत हैं। पहला तो अनैतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है आपका पुरातत्व संबंधी सामग्री और चौथा है आपका विदेशी यात्री एवं लेखकों के विवरण। जैसे अनैतिहासिक ग्रंथ हो गए, यानी कि जो आपके ग्रंथ वगैरह हैं उसमें भी जो है सारी चीजों का वर्णन है, तो सब चीजों से भी हम पढ़ के जो है इतिहास के बारे में जानते हैं। अब हम वन बाय वन अच्छे से एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं अनैतिहासिक। देखिएगा, अनैतिहासिक ग्रंथ
अनैतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक, ये ग्रंथ निम्नलिखित इस प्रकार है। कहने का मतलब ये है कि अनैतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत भारत में जितने भी अनेक ठीक पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं वो सभी आते हैं। और इन ग्रंथों में ग्रंथ एक बुक होती है जो धार्मिक धर्म से संबंधित ग्रंथ होता है, ठीक, उन्हीं को धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। तो उन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई है ना उन्हीं का उल्लेख हुआ है उस बुक में। ठीक, अब ये कौन कौन सी ग्रंथ है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के टाइम में आपके वेद थे। ठीक, वेद आपको पता है कि 4 वेद हैं। तो वेद में आपका ऋग्वेद, ठीक, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब भी क्या है आपके ग्रंथ हैं। इन्हीं सब से हमें जो है प्राचीन टाइम में क्या किस चीज की व्यवस्था थी, कैसा समाज था, सब चीजों के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। वेद से हमें वैदिक साहित्य के बारे में सारी ज्ञान मतलब की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा है आपका ब्राह्मण, तीसरा है आपका आर्णयक, ठीक, चौथा है आपका उपनिषद और पांचवा है आपका वेदांत, छठा है आपका पुराण और सतवा है आपका स्मृतियां। ठीक, ये सारे क्या है आपके ग्रंथ है। अब वन बाय वन अच्छे से देखिएगा। बौद्ध साहित्य, दूसरा आपका बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के टाइम में जो आपके ग्रंथ है वो है जातक, पिटक, मिलिंद पन्हो और बुद्ध चरित। इन सब बुक से हमें बौद्ध के शासन काल के टाइम में जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं, वो कैसे कहाँ पे गए, कैसे उन्होंने तप किया, है ना, सारी चीजें हमें इन सब ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अगला है आपका जैन साहित्य। ठीक, जैन साहित्य में देखिएगा कौन कौन से ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्व हो गया, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, ये सब क्या है आपके जैन साहित्य के सारे आपके जो है ग्रंथ है। इन सब से हमें जैन का जो काल था वहां की सारी जानकारी हमें मिलती है। ठीक, अब हम देखते हैं वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। ठीक, हिंदुओं का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है, वेद है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। इनमें से ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन है। आपका जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना जो है वेद है। वेदों से हमें ऐतिहासिक बातें ज्ञात होती है। वेद से हमें वैदिक काल में जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं जो भी है वो हमें वेद के माध्यम से ज्ञात होती है। ठीक, अब दूसरा हम पढ़ेंगे ब्राह्मण एवं, तो समझिएगा ब्राह्मण एवं उपनिषद। ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथों के अध्ययन से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो ब्राह्मण और उपनिषद ये ग्रंथ है, उनके अध्ययन से हमें जो राजा परीक्षित थे, ठीक, उनके बाद का और जो बिंबिसार है उनके पहले की जितनी भी ऐतिहासिक चीजें घटित हुई थी उन सब का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। आई बात समझ में? देखिएगा, जिन ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त है वे हैं ऐतरेय, शतपथ, तैतरी तथा पंचविश। यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं आपके, ऐतरेय है, शतपथ है, तैतरी है और पंचविश है। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद ग्रंथों में परीक्षित, उसके पुत्र जन्मेजय, उसके उत्तराधिकारी तथा राजा जनक की ओर संकेत है। उपनिषद की संख्या 108 है। यानी कहने का मतलब ये है कि उपनिषद ग्रंथ में परीक्षित के बारे में, उनके जो पुत्र हैं, फिर उनके जो उत्तराधिकारी हैं या राजा हैं, उनके बारे में सारा वर्णन है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है आपकी, 108 है। ठीक, अगला देखिएगा। अब हम तीसरा देखते हैं सूत्र साहित्य। ठीक, तीसरा है आपका सूत्र साहित्य। उपनिषदों के उपरांत सूत्र साहित्य का प्रारंभ होता है। ठीक, उपनिषदों के उपरांत क्या होता है, उपनिषद के बाद जो आपका सूत्र साहित्य है उसका प्रारंभ यानी उसकी शुरुआत हुई। और आपका सूत्र साहित्य जो है वो 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित है। पहला है आपका कल्प सूत्र। पहला क्या है आपका, कल्प सूत्र। ठीक, तो कल्प सूत्र में क्या है आपका, वैदिक यज्ञों का वर्णन है। वैदिक वैदिक काल में जो यज्ञ होते हैं उन्हीं का वर्णन आपके कल्प सूत्र में है। ठीक,
इसमें है कल्प सूत्र में। और दूसरा देखिएगा गृह सूत्र। ठीक, तो गृह सूत्र में क्या है? गृह सूत्र में गृह से संबंध रखने वाले संस्कारों तथा कर्मकांडों का वर्णन है। कहने का मतलब ये है कि गृह सूत्र में क्या है, जो गृहस्थ जीवन है उनसे संबंध रखने वाले जितने भी संस्कार हैं, जितने भी आपके रस्में हैं या फिर जो भी रिवाज है, वो सारी चीजें आपके गृह सूत्र में वर्णन किया गया है। ठीक, तीसरा है आपका धर्म सूत्र। तीसरा क्या है? धर्म सूत्र। तो समझिएगा, धर्म सूत्र में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है। आपके धर्म सूत्र में सामाजिक राजनीतिक और व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा बौद्ध साहित्य में समझिएगा। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक त्रिपिटक में भगवान गौतम बुद्ध के वचनों तथा सिद्धांतों का संग्रह है। देखिए, एग्जाम में पूछता है कि ये त्रिपिटक त्रिपिटक क्या है, तो ये क्या है आपका त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बौद्ध ग्रंथ जो है वो, उसमें आपका जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, इसमें भगवान गौतम बुद्ध के जो वचन है, सिद्धांत है, इसमें आपकी इस ग्रंथ में उसका वर्णन किया गया है। ठीक, देखिएगा, मिलिंद प्रश्न में यूनानी राजा मिलिंद तथा बौद्ध संत नागसेन का वार्तालाप है। आपका जो मिलिंद है उसमें जो है आपकी जो यूनानी राजा मिलिंद है और बौद्ध संत नागसेन थे, उनकी जो बातें हुई हैं वो इसमें जो है वर्णन किया गया है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ में पिटक है, जातक है, निकाय है, ये सब जो है आपकी क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ जातक कथाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें पिटक हो गया, जातक हो गया, ये सब जो है पुरानी जो आपकी बौद्ध ग्रंथ है, ये सारी ग्रंथ के नाम ये दिए गए हैं। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ परिशिष्ट पर्व है। आपका जो जैन साहित्य है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा है? आपका परिशिष्ट पर्व है। ठीक, जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। आपके जो परिशिष्ट पर्व है, इसकी रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। इस ग्रंथ में जैन साहित्य की सभी ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित कर दी गई है। यानी इस ग्रंथ में जो है आपकी जैन साहित्य की जो भी ऐतिहासिक सामग्री है वो सब इसी में क्या कर दिया गया है? इकट्ठा करके बता दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो क्या है? भद्रबाहु है। पहला तो आपका परिशिष्ट पर्व हो गया, दूसरा ग्रंथ जो है वो कौन सा है? भद्रबाहु है। ठीक, इसमें आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त कथा कोश, भगवती सूत्र, लोक विभाग, कालिका पुराण, प्रबंध, चतुष्षंति आदि ग्रंथ हैं। ठीक, तो पहला आपका परिशिष्ट पर्व हो गया ग्रंथ, दूसरा आपका भद्रबाहु है। तो भद्रबाहु में किसका वर्णन है? आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी जीवन की जितने भी घटनाएं हैं उनका उल्लेख आपके भद्रबाहु ग्रंथ में किया गया है। और कथा कोश, भगवती सूत्र, लोक विभाग, कालिका पुराण, प्रबंध, चतुस्वंती, ये सब जो ग्रंथ हैं ये आपके जैन साहित्य के ग्रंथ हैं। ठीक, अब दूसरा हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक, दूसरा है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। तो इसको समझिएगा, पहला है आपका महाकाव्य। ठीक, ऐतिहासिक ग्रंथ में पहला है आपका महाकाव्य। तो समझिएगा, महाकाव्य में क्या है आपका? रामायण और महाभारत ऐसे दो महाकाव्य हैं जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा पर काफी प्रकाश डालते हैं। ठीक है, आपका जो महाकाव्य है, ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या है? पहले सबसे पहले देखिएगा महाकाव्य। ठीक, महाकाव्य में आपका रामायण और महाभारत दोनों आते हैं। तो रामायण और महाभारत ऐसे दो महाकाव्य हैं जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा पर काफी प्रकाश डालते हैं। समझिएगा आगे, रामायण में हमें हिंदुओं एवं यवनों और शकों के संघर्ष का पता चलता है। यानी रामायण जो हमारा महाकाव्य है उसमें हमें हिंदुओं के बारे में, ठीक, यवनों के बारे में और शकों के बारे में उनके संघर्ष के बारे में पता चलता है। ठीक, आई बात समझ में? आगे देखिएगा, महाभारत से हमें
ब्राह्मण धर्म की स्थिति ज्ञात होती है, यानी महाभारत में हमें जो आपके ब्राह्मण धर्म है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक, इसके साथ ही सीथियन, यूनानी एवं बैक्टीरियन जातियों का भी पता चलता है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? सारी चीज महाकाव्य से। अब हम देखते हैं अगला पुराण। ठीक, पुराण में समझिएगा, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि भारत का जो ऐतिहासिक कथाएं हैं उसमें जो सबसे अच्छा यानी क्रमबद्ध क्या होता है, हर चीजें क्रम से है। ठीक, पहले ये हुआ, पहले फिर इसके बाद ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई। तो जो क्रमबद्ध विवरण है वो आपका पुराण में मिलता है। ठीक, और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषद की 108 थी और पुराण की कितनी है? 18 है। ठीक, जिसमें से 5 पुराण मतलब कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कौन से है 5 पुराण? देखिएगा, पहला है आपका मत्स्य पुराण, दूसरा है वायु पुराण, तीसरा है आपका विष्णु पुराण, चौथा है आपका ब्रह्मांड और पांचवा है आपका भागवत। ये आपके पास पुराण है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। ठीक है, शेष में अधिकतर देवी देवताओं की कथाएं हैं और जो आपके अन्य पुराण है उसमें जो है देवी और देवताओं की सारी कथाएं हैं। ठीक, अगला देखते हैं अब अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए, अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र की जो बुक है वो कौटिल्य ने लिखा हुआ है। आप लोग आगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि इतिहास के स्रोत क्या क्या है, हमें इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक, अर्थशास्त्र के बारे में देखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक, और तथा पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का अत्यंत महत्व है। इनसे प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कौटिल्य जी की अर्थशास्त्र बुक है और पतंजलि का जो महाभाष्य ग्रंथ है यानी बुक है या ग्रंथ है, वो बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी सूचनाएं मिली हैं उस पे सब लोग ज्यादा, जितने भी इतिहासकार हैं वो ज्यादा विश्वास करते हैं, यानी इन सब तथ्यों पे वो ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक, इसमें किसी भी इतिहासकारों में कोई मतभेद नहीं है। अगला देखिएगा आप, हर्ष चरित्र। ठीक, हर्ष चरित्र समझिएगा, हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने लगभग 620 ईस्वी में की थी। आपका जो हर्ष चरित्र है इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी लगभग 620 ईस्वी में। ठीक है, इसमें तत्कालीन इतिहास एवं प्राचीन कथाओं का संग्रह है। इसमें क्या है? तत्कालीन इतिहास यानी उस समय का जो था, घटनाएं थी और प्राचीन जो भी कथा है उन सब का संग्रह है। ठीक, इसमें बाणभट्ट ने, ठीक, इसमें बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण किया है। हर्ष चरित्र में आपके क्या है, जो राजा हर्षवर्धन जी थे उनका जो है चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक, यानी उनके जीवनी के बारे में हर्ष चरित्र में लिखा गया है। ठीक, अब अगला राज तरंगिणी। ठीक, क्या है अगला? राज तरंगिणी। तो समझिएगा, राज तरंगिणी कल्हड़ का प्रथम ऐसा ग्रंथ है जिसे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इसकी रचना 1148 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसमें कल्हड़ ने कश्मीर के राजवंश का वर्णन किया है। यानी राज तरंगिणी जो है वो किसने लिखा है? आपके कल्हड़ जी ने लिखा है और इसमें पूरी तरीके से यह ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। इसकी रचना कब हुई थी? आपके 1148 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो है कल्हड़ ने किसमें क्या किया है? कश्मीर के जितने भी राजवंश हैं उनके बारे में इनमें वर्णन किया गया है। ठीक है, इस चैप्टर से मेन मेन क्वेश्चन आते हैं। एक तो हिस्ट्री का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, किस भाषा से, लैटिन भाषा से। ठीक, और दूसरा पॉइंट ये बनता है कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक, और ये जितनी भी बुक है इनका नाम और किसने लिखा है ये सारी चीजें पूछ लेता है। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, फिर उसको हम बाकी की जो चीजें बची हुई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।